हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 15 चल रहा था, सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में हमने टॉपिक अपना पूरा पढ़ लिए थे, सारे जितने भी इस चैप्टर के अंदर आए थे। होपफुली आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना जो हमने लास्ट सेशन देखा था उसमें हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, यानी कि अब एक्सरसाइज वाला पोर्शन हम लोग कर रहे थे। तो जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज आए थे, उन्हीं एमसीक्यूज में अभी कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, उनको करके फिर आगे हम इसके फिलअप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, तो सम नेचुरल फिनोमिना में एमसीक्यूज चल रहे थे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे जितने एमसीक्यूज आप लोगों ने देखे थे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है कोई, यानी आवेशित वस्तु है, उस आवेशित वस्तु से उस आवेश को, चार्ज को पृथ्वी में, धरती में डालना है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको आपका अर्थ कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड था, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। जो अर्थक्वेक की पावर होती है, भूकंप की जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसको आप कौन से स्केल पे देखते हैं? तो कौन से स्केल पे देखते थे हम लोग? रिक्टर स्केल पे उसको मेजर किया जाता है कि इतने रिक्टर का आपका भूकंप आया है। ठीक है बच्चे, सभी लोग अनुशासन के साथ कक्षा में बैठेंगे। ओके, जीआईसी चौक कुटिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अब यंत्र की बात हो रही है, किसका उपयोग किया जाएगा, किस लिए? उस भूकंप को मापने के लिए। तो भूकंप को मापने के लिए आप क्या देखते हैं? सीस्मोग्राफ देखते हैं कि सीस्मोग्राफ में भूकंप को मापा जाता है। ओके, कि कितने रिक्टर का भूकंप आया है। विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमिना। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फेनोमिना नहीं है? अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग और अर्थिंग। तो आपको पता है अर्थिंग एक नेचुरल फेनोमिना नहीं है, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। ठीक है, अर्थिंग। इसके अलावा बाकी तीनों प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं हैं, यानी अर्थक्वेक, भूकंप स्वतः ही आते हैं, साइक्लोन आपके खुद से आते हैं, लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना, ये भी अपने आप से। ठीक है, अर्थिंग एक ऐसी प्रोसेस है इनमें से कि जिसको मनुष्य स्वयं करते हैं, हम लोग अपने आप करते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं? तो दो प्रकार के आपके आवेश उत्पन्न होते थे। दोनों वस्तुओं में समान और ऑपोजिट चार्ज, यानी एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे आपका निगेटिव, यानी कि एक धनावेशित हो जाती है वस्तु और एक क्या हो जाती है? ऋणावेशित। जैसे इबोनाइट की जो छड़ थी, उसको अगर किसी फर वाले कपड़े से या ऊनी वस्त्र से रगड़ा जा रहा था तो वहां पर आपने कहा कि जो इबोनाइट की छड़ होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है और वहीं पर जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा था तो ग्लास की, जो कांच की जो छड़ थी, वो कैसी हो रही थी? धनावेशित हो रही थी, और वहीं पर जो सिल्क का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो रहा था। तो दो, जब रगड़ा आपने, ठीक है, यानी क्या किया? रब किया। तो रब करने के बाद दो प्रकार के चार्ज, यानी कि दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए और दोनों कैसे थे? एक दूसरे से विपरीत। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था, वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। पूरी बिल्डिंग को, अगर कोई बिल्डिंग है उसमें बिजली गिरेगी तो बिजली से आपको बचाना है उसको ना, तो उसको बचाने के लिए जो मेटल की रॉड लगाई जाती है वो कहाँ पर लगाई जाती है? तो ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, इन द मिडिल, यानी सबसे ऊपर लगाई जाती है, बिल्डिंग के बीच में किसी फ्लोर पे लगाई जाएगी, या सबसे नीचे वाले पार्ट में लगाई जाएगी? तो आपको पता है, क्योंकि हमें बिजली से बचाना है, तो सबसे ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के सबसे ऊपर क्या लगाई जाती है? मेटल की रॉड लगाई जाती है, जो कि क्या करती है? सारे आवेश को अट्रैक्ट कर लेती है और उसके बाद एक कंडक्टर वायर के थ्रू आपकी जो जितना भी चार्ज वहां पर आया है उसको अर्थिंग की प्रोसेस के थ्रू धरती के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 था लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज, तो इट ऑलवेज फॉलो अ थंडर। ओके। सुनामी मीन्स, सुनामी का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं वो सुनामी का रूप ले लेते हैं। द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, जो आपकी धरती की सतह पर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। ओके। द वेव प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सीस्मिक वेव। एम्बर इज अ रेजिन, एम्बर क्या होता है? एक रेजिन होता है। और वहीं पर विच इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, तो इट इज रिपल्सन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण इनमें से किसको आप आवेशित कर सकते हैं? तो वो होता है आपका इंसुलेटर। ठीक है, जहां पर आपने क्या देखा था? दो अनावेशित वस्तुओं को रब कर रहे हैं, दोनों आपकी कैसी हैं? इंसुलेटर, अधातु हैं, और जब उनको रगड़ा जा रहा है, अधातु इंसुलेटर या कुचालक जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है, और उनको रगड़ने के बाद उनको क्या किया जा रहा है? आवेशित किया जा रहा है। जीआईसी खेला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान इनमें से क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और जब लाइटनिंग होती है तो बिजली के चमकने के कारण बहुत सारी ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होगी। साथ साथ क्या होगा? जब लाइट चमक रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एनवायरनमेंट का, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं, और वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ओके। तो जब भी लाइटनिंग हो रही है उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। जीआईसी चौक खुटिया, नोटबुक का यूज लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो उसका उपयोग करके नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको नोट करिए। ओके, बातें नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज बाय रबिंग, इनमें से किसको आप चार्ज करते हैं रब करने से, यानी कि जब आप रगड़ रहे तो ऑल ऑफ दीज। इबोनाइट की जो छड़ थी उसमें आपने क्या देखा था कि उसको रगड़ने से वो आवेशित हो रही थी। वहीं पर प्लास्टिक जो है वो भी क्या हो रहा था आपका, जैसे कॉम्ब की बात करते हैं तो वो प्लास्टिक से बनी होती है, तो प्लास्टिक भी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है जब उसको रब किया जाता है। वहीं पर एम्बर की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका चार्ज हो जाएगा, यानी कि आवेशित हो जाएगा। ओके। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? करेक्ट है, कि इन तीनों को अगर आप क्या करते हैं, एक किसी भी चीज से, ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। ठीक है। जिस प्रकार से आपने क्या कहा था कि जो कॉम्ब होती है ना, कंघी होती है, कंघी को जब आपके ड्राई हेयर से क्या किया जाता है? रब किया जाता है, या ड्राई हेयर की कॉम्बिंग जब होती है, सूखे बालों पे जब कंघी लगाते हैं आप लोग, तो उसके बाद अगर उस कंघी को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं? उस कंघी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या था कि कंघी के जो सिरे थे उन पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया था, और वो आवेश क्या कर रहा था? कागज के टुकड़ों में जो आवेश वहां पर उपस्थित है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव कोई सा भी आवेश हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? विपरीत आवेश के साथ उसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमने चैप्टर में समझा था, तो यही यहाँ पर हो रहा है। तो ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? आवेशित किए जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। When two bodies are rubbed against each other, they acquire, जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उन पर किस प्रकार का आवेश आता है? तो दोनों ही वस्तुओं पर आपका क्या आता है? समान आवेश आता है, लेकिन वो कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। मात्रा में समान होंगे लेकिन विपरीत होंगे।
ओके, एक पर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। इक्वल मतलब मात्रा में बराबर होंगे दोनों, ठीक है, लेकिन अनलाइक चार्जेस यानी कि दोनों समान नहीं होंगे, एक धनावेशित होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या था, इक्वल एंड लाइक, तो बराबर होंगे समान होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा था इक्वल एंड अनलाइक, तो यही ऑप्शन आपका सही है, अनइक्वल एंड लाइक एंड अनइक्वल एंड अनलाइक, ये सारे ऑप्शन क्या हैं, तीनों ही गलत हैं। बी ऑप्शन आपका सही, जो क्या कहता है, जहां पर आपने इबोनाइट और आपका ग्लास रॉड वाला एग्जाम्पल देखा है, तो वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हमें आपस में रगड़ा जा रहा था, जैसे कांच की छड़ है, जो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा होगी ना वो समान होगी, इसलिए क्या कहा गया, इक्वल है, लेकिन एक धनावेशित है, दूसरा क्या है, ऋणावेश। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका, इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल अ चार्ज अक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज। तो जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, हमने क्या की थी, ग्लास की रॉड ली थी, इसको सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो ग्लास की रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और वहीं पर सिल्क की का जो कपड़ा है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्यों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ग्लास की रॉड में भी है, ठीक है, और जो ये सिल्क का कपड़ा है उसमें भी आपका क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कांच की छड़ में आपके इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बॉन्डेड रहते हैं, तो वो इजीली इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यानी निगेटिव यानी आपके ऋणावेशित जो कण है, तो वो कण यहाँ से इस सिल्क के कपड़े पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जब ऋणावेश में कमी आ गई, किसमें, कांच की छड़ में ऋणावेश में कमी आ गई, तो किसमें, धनावेश में वृद्धि होगी, तो यानी कांच की छड़ कैसी हो गई, धनावेशित। क्लियर है? अब इस सिल्क के कपड़े की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश और धनावेश पहले तो बैलेंस में था, लेकिन यहाँ का ऋणावेश, कांच की छड़ का ऋणावेश भी तो सिल्क के कपड़े के पास आया है, तो अब ऋणावेश में वृद्धि हो गई, तो यानी सिल्क का जो कपड़ा है वो कैसा हो जाएगा, आपका ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आता है, तो वो कौन सा आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन। Next question, question number 17. A device used to test whether an object is carrying charge or not is called. किसी भी वस्तु में आवेश है और उस आवेश का पता लगाने के लिए, यानी वो वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कौन सी डिवाइस का उपयोग कर रहे थे हम, इनमें से पहला है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है चार्ज मीटर, तीसरा इलेक्ट्रोस्कोप और चौथा है आपका डी कैर्गोस्कोप। तो इनमें से आपका कौन सा था, इलेक्ट्रोस्कोप था, जिसकी आपने पूरे जो फंक्शनिंग होती है उसको बहुत अच्छे से समझा था कि इलेक्ट्रोस्कोप होता है एक डिवाइस जिसमें आपकी यहाँ पर मेटल की रॉड होती है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई मेटलॉइड या इंसुलेटर लगाया जाता है और फिर नीचे आपके यहाँ पर लीफ लगी होती हैं, जो कि गोल्ड लीफ हो सकती हैं या कोई भी आपकी मेटल की लीफ हो सकती है। ठीक है, इसके पास यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, इसमें सपोज निगेटिव आपका चार्ज है, ऋणावेशित है, इस मेटल वायर में भी क्या होंगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपका ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है, लेकिन धनावेश भी तो है वहां पर। कोई कंडक्टर वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, आपका वहां पर बिजली चलती है, बिजली का बहना, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, वही बिजली का बहना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहां प्रोटॉन भी तो हैं। ओवरऑल तो वो जो वायर है, यानी कि आपका कोई मैटर है या एटम है, वो कैसा है, उदासीन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों है, तो यहाँ धनावेश और ऋणावेश दोनों है। ये हम कह रहे हैं कि ऋणावेशित है। जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे पास में, तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाता है, ठीक है,
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना, वो इस लीफ पर आ जाएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है पूरा। अब वो एक लीफ नहीं, एक ही पत्ती नहीं, बल्कि दोनों पत्तियों में आएगा। और जब दोनों पत्तियों में आपका आवेश आएगा, तो जो ये इतनी दूरी पर थी, अब ऋणावेश ऋणावेश दो प्रॉपर्टीज बताई थी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और वहीं पर जो आपका कैसे होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये समान है, ये वाली पत्ती में भी आपका ऋणावेश है और इस वाली में भी ऋणावेश है, तो ये आप कैसी चली जाएंगी, और दूर चली जाएंगी इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल ने कार्य किया। ठीक है, तो जैसे ही इन लीफ में प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है, यानी कि लीफ में मूवमेंट दिखाई देता है कोई ना कोई, तो उसके कारण क्या पता लगता है कि इसमें चार्ज है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप होती है एक डिवाइस, ठीक है पूरी। तो इस तरीके से कांच का एक जार होता है और उसके अंदर मेटल की पूरी वायर लगी होती है। ये पूरा हमने अच्छे से समझा था इसकी फंक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है डैश इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। अचानक से धरती का हिलना, धरती में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहा जाता है। ठीक है, भूकंप यानी कि भू पृथ्वी का कांपना अचानक से जब होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, भूकंप कहा जाएगा। सेकंड, अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। अर्थक्वेक किसके कारण होता है, किसमें मूवमेंट होता है, हलचल किसमें होती है, तो अर्थक्वेक भूकंप जो धरती की सतह है, ठीक है, ऊपरी सतह, उसके नीचे जो प्लेट्स पाई जा रही हैं वहां पर, उन प्लेट्स में शेकिंग आपस में क्या होती है, मूवमेंट होती है। उसके कारण ही हमारी ऊपर की सरफेस क्या करने लग जाती है, कांपने लग जाती है। तो अर्थ प्लेट यानी धरती के अंदर जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों में मूवमेंट होता है, वो इधर उधर खिसकती हैं, उसके कारण ऊपर जो धरती की सतह है वहां पर भी भूकंप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में, जो कि कैसी है, अनावेशित है। क्या कहा मैंने, एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु में जब आप आवेश को ले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अर्थ। और आवेशित, जिसको आप अनावेशित वस्तु कह रहे हैं, ठीक है, वो इस केस में क्या है, अर्थ है। तो यानी ऑल टोटल आप क्या कहेंगे कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर आप अर्थ में आवेश को ट्रांसफर करते हैं तो उसको आपका क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, इसको क्या कहा जाता है, आपका अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने क्या कहा कि जब ऊपर, जब बिजली आपकी लाइटनिंग हुई थी और लाइटनिंग के दौरान ऊपर जब मेटल की जो रॉड लगी हुई है उसने आवेश को इकट्ठा कर लिया था, उसके बाद कंडक्टर वायर के थ्रू पूरे चार्ज को कहाँ, धरती के अंदर डिपॉजिट किया गया। तो वो मेटल की जो रॉड थी वो आवेशित वस्तु हो गई। उस आवेशित वस्तु से हमने आवेश को मेटल वायर के थ्रू कहाँ डाला, अर्थ में डिपॉजिट किया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, अर्थिंग कहा था। इसीलिए घरों में एक जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वायर छोड़ी जाती है वो इसीलिए छोड़ी जाती है कि ज्यादा चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट ना हो, जिसके कारण शॉक लगने का खतरा हो सकता है, यानी कि करंट वगैरह जिसे आप कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग लाइटनिंग एक्चुअली डैश टेक्स प्लेस। जब बिजली चमकती है तो उस टाइम पर एक्चुअली होता क्या है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, आपके सारे जो वहां पर चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहां पर। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इतना, फिर हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 ऑफ जैन 2001 इन डैश। यानी कि बहुत बड़ा एक भूकंप आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 को भारत में। और वो कौन से स्टेट में आया था, कौन सी जगह पे आया था, तो भुज गुजरात में आपका ये भूकंप आया। ठीक है,
सिक्स्थ है आपका सेम और लाइक चार्जेस डैश ईच अदर। सेम और लाइक चार्जेस यानी समान आवेश होते हैं जो, तो आपके समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर हटना। ठीक है, और वो समान चार्ज क्या हो सकते हैं, एक सपोज पॉजिटिव है ये वस्तु और दूसरी वस्तु भी क्या है, पॉजिटिव यानी कि धनावेशित है। तो एक धनावेश के पास जब दूसरा धनावेश लेके जाएंगे तो वो दोनों दूर हटेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ओके, और वहीं पर हम क्या कह रहे हैं, समान। तो समान सिर्फ धनावेश धनावेश नहीं होगा, ऋणावेश ऋणावेश भी तो एक समान है। एक नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी ऑब्जेक्ट भी आपकी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में भी आपका प्रतिकर्षण ही कार्य करेगा। क्लियर है, यानी कि एक ऋणावेशित वस्तु के पास अगर आप दूसरी ऋणावेशित वस्तु लेके जा रहे हैं तो उन दोनों के मध्य में भी आपका प्रतिकर्षण का कार्य बल, जो प्रतिकर्षण का बल है वो कार्य करेगा। ओके, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीफ थी उसमें देखा कि दोनों में आपका ऋणावेश आ गया है तो दोनों दूर हटेंगी, वहीं पर अगर दोनों लीफ में आपका धनावेश आ गया है तब भी वो दोनों लीफ यानी कि पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओके, तो समान आवेश एक दूसरे को, सेम और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यहीं पर दूसरा, पहला पॉइंट तो ये कहता है, दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता था, दूसरा पॉइंट कहता था कि असमान आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि अब एक पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव है सपोज, तो इन दोनों के मध्य क्या काम करेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा। क्लियर है, और यानी एक अगर आपकी निगेटिव हो गई और दूसरी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में भी अब क्या करेगा, आपका आकर्षण का बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यह आकर्षण यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों जगह आपका कार्य कर रहा है। तो दो यहाँ पर जब हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, और दोनों के ये गुण थे कि जब धनावेश धनावेश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के आसपास आते हैं, चाहे धनावेश ऋणावेश है या ऋणावेश या धनावेश, ठीक है, दोनों कैसे हैं, असमान है या विपरीत हम कहते हैं इनको। ठीक है, तो उन दोनों के मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है, और ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी जहां पर हम कहते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेम और लाइक चार्जेस यानी कि समान आवेशों की बात हो रही थी, तो समान आवेशों के मध्य क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट है चार्ज ऑब्जेक्ट डैश एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब उस पे किसी न किसी प्रकार का आवेश है। सपोज वो वस्तु ये है और इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरी कोई वस्तु है ये, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वस्तु है, एटम से मिलकर के बनी हुई है, परमाणुओं से, परमाणु के अंदर धनावेश ऋणावेश दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, ओवरऑल उदासीन है।
ठीक है। तो ये क्या करती है, जब इस पॉजिटिव चार्ज को इस एटम के पास लेके जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज है, ठीक है। और हमने अभी दो गुण पढ़े कि कोई भी जो आवेश होता है वो अपने समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि जो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव को दूर भेजेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा पॉइंट पढ़ा कि जो भी आवेश है वो अपनी विपरीत आवेश को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो यानी ये यहाँ से इस ऋणावेश को इधर खींचेगा, ठीक है। तो अभी आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है जो हम कह रहे हैं धनावेशित है, और इस दूसरी वस्तु में ये आपका पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई धनावेशित वस्तु है, और दूसरी हमने क्या कहा, इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि हमने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये ऋणावेश को अपनी तरफ ले आएगी, तो सारा ये वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। और सारा पॉजिटिव पार्ट कहाँ चले जाएगा, पीछे की ओर, दूसरे से। क्लियर है। तो अब क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया सिरा और ये ऋणावेशित हो गया। तो धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जिस पर चार्ज है, इसमें निगेटिव भी हो सकता था, उस केस में क्या होगा, निगेटिव दूर चले जाएगा, धनावेश आपका पॉजिटिव चार्ज इस सिरे पर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव, फिर भी अट्रैक्शन ही होगा। तो कोई चार्ज बॉडी जो आपका अनचार्ज बॉडी के पास ले जाई जाती है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, उसको क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है, यानी कि अट्रैक्ट कर। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या देखा, हमने चैप्टर 15 के कुछ और एमसीक्यूज देखे, साथ में हमने फिलअप्स को देखा। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही कोई भी फिलअप्स अगर आता है उसको कर लेंगे, एमसीक्यू आएगा तो उसको भी आप कर लेंगे। ओके, आने वाले सेशन में हम ट्रू फॉल्स लेके चलेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर के। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।